आइए आपको बताऊं, भारत में बजट आया, विरोधी गुस्से में है, विपक्ष अपनी नाराजगी जता रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्यों परेशान है? पाकिस्तान इसलिए परेशान है कि भारत ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है, और भारत ने रक्षा बजट इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ाया है जितना कुल पाकिस्तान का बजट भी नहीं है, उससे ज्यादा बढ़ा दिया है। पुर और मुरीदके में जो गोले गिरे थे, ये पाकिस्तान को अभी भी खौफजदा करते हैं। देखिए जरा पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है इस बजट से। भारत की सैन्य तैयारी और पाकिस्तान की सैन्य तैयारी देखिए जरा। भारत का जो रक्षा बजट है वो 7,80,000 करोड़, मानिए लगभग 8 लाख करोड़ का भारत का रक्षा बजट हो गया, और पाकिस्तान का जरा देखिए 72,000 करोड़ है, सिर्फ 72-73,000 करोड़। भारत का बजट इस साल बढ़ गया लगभग 1 लाख करोड़, उनका कुल बजट 72-73,000 करोड़, यानी जितना हमने एक साल में बढ़ाया उनका उतना कुल है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान की तुलना में देखिए जरा 10 गुना ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पहला बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री ने 7,80,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। पिछले साल की तुलना में यह 1,19,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। भारत ने जितनी बढ़ोतरी की है उतना पाक का रक्षा बजट भी नहीं। बजट का बड़ा हिस्सा नए हथियार, फाइटर जेट खरीदने पर खर्च होगा, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, रडार खरीदने में इस्तेमाल होगा। आधुनिकीकरण के लिए कैपिटल बजट 2,19,000 करोड़ रखा गया है, और दुनिया में जंग के माहौल और पाक चीन खतरों के बीच रक्षा बजट बढ़ा है। ऐसे माहौल में भारत अपनी सेना को आधुनिक बनाने की तैयारी में है। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट, साइबर सुरक्षा से लैस होना है भारत का मकसद। रफाल फाइटर जेट, सबमरीन और UAV ड्रोन प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है भारत। रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा इनकी खरीद में खर्च होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट बढ़ाने की मांग हो रही थी, और रक्षा बजट में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने पर सबसे ज्यादा जोर है। 2029 तक 50,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है, और तटीय सुरक्षा के लिए 9,676 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पाकिस्तान अधिकतर चीन के हथियारों पर निर्भर है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन के हथियार भारत के आगे टिक नहीं सके थे, और चीनी डिफेंस सिस्टम और J-10C जेट को भारत ने तबाह कर दिया। यह आपके सामने आ गया। भारत जो दूसरे देशों को, अपने पड़ोसियों को भी बजट एलोकेट करता है, उसमें सबसे ऊपर देखिए अफगानिस्तान का बजट था लगभग 150 करोड़, तो 50 करोड़ रुपए उसका बजट बढ़ा दिया गया है। बांग्लादेश का बजट 60 करोड़ था और 60 करोड़ कम कर दिया गया, यानी 60 करोड़ दिया गया, 60 कम कर दिया गया। पहले 120 करोड़ था, आधा गिरा दिया गया है बांग्लादेश का बजट। उसे इस तरह के खुराक की सख्त जरूरत थी। मालदीव को भी देखिए झटका दिया गया है। 550 करोड़ मालदीव का बजट था, जो अब कर दिया गया 50 करोड़ कम, यानी 500 करोड़। नेपाल को 800 करोड़ बजट को में 100 करोड़ रुपए और ज्यादा जोड़ दिए गए हैं। भूटान में देखिए जरा 2,288 करोड़ भूटान को बजट भारत देता था, और अब 138 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए। लेकिन सबसे ज्यादा झटका बांग्लादेश को लगा है, आधा बजट कम कर दिया गया है। भारत के बजट में हर साल विदेश मंत्रालय को भी बजट जाता है। दुनिया के अलग अलग पड़ोसी और दुनिया के देशों को भारत से बजट मिलता है। भारत ने बांग्लादेश को इस बजट में सबक सिखाया है जो जरूरी था। बांग्लादेश का आवंटन 60 करोड़ रुपए कम कर दिया है भारत ने। नेपाल, भूटान का बजट बढ़ाकर चीन को भी भारत ने टेंशन दे दी है, और इस बजट में चाबहार परियोजना के लिए राशि आवंटित नहीं हुई है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच इस परियोजना पर सवाल उठने लगे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कहते हैं बजट में, और रोजगार बढ़ेंगे इससे? बिल्कुल रोजगार बढ़ेंगे। सुबह से जो बातचीत हो रही थी कि किस तरीके से नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएं, इसके अंदर उसको प्राथमिकता दी गई है कि नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, और खाली टेक्सटाइल पार्क नहीं। सुबह से बात यही हो रही थी चर्चा में भी कि किस तरह से स्किल लेबर मिले, उसके लिए इन्होंने फिर से एक किस क्षेत्र में स्किल लेबर की अभी डिमांड बढ़ने वाली है बताइए? सबसे ज्यादा टेक्सटाइल के अंदर बढ़ने वाला। बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस्ड है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि जो मैं पहले बात कर रहा था उससे रूरल डेवलपमेंट को बहुत मदद मिलेगी। ये लोकल को ग्लोबल बनाने का बजट है, क्योंकि MSME क्षेत्र में ये विशेष ध्यान दे रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि की है। उन्होंने वे वृद्धि करते समय इसका ध्यान रखा है कि इस वृद्धि के साथ साथ जो फिस्कल डेफिसिट और जो ऋण का डेट का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है। अब देखिए जरा, बड़ी चीज ये सब कह रहे थे कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव है,
तो ये चुनावी बजट होगा। बहुत बड़ा कुछ तो चुनाव जैसा नहीं दिखा, लेकिन हां, इन राज्यों के लिए भी कुछ ना कुछ सोचा गया है। देखिए जरा, कई राज्यों के लिए बाकायदा कॉरिडोर बनाए गए। कौन कौन से? 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। वाराणसी से सिलीगुड़ी कहा जा रहा है चुनाव है। दूसरा है दिल्ली वाराणसी, यह भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। चेन्नई बेंगलुरु तमिलनाडु में भी चुनाव है, विपक्ष ये भी कह रहा है। मुंबई पुणे भी इसमें शामिल है। ये इसके अलावा पुणे से हैदराबाद भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए भी ऐलान किया गया है। साथ ही हैदराबाद से चेन्नई के लिए भी ऐलान किया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रेल मिनिस्टर क्या कुछ कह रहे हैं इन कॉरिडोर्स पर। दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, इस पूरे बेल्ट में एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, किसी भी तरह के काम के लिए आना जाना हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत मल्टीप्लाई होगी, बहुत बड़ा इससे बेनिफिट मिलेगा। करीब ये 4000 किलोमीटर के 7 नए कॉरिडोर्स हैं और करीब 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन सब में आएगा। 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, वो इंडियन रेल ट्रैवलिंग पब्लिक के लिए बहुत बड़े घोषणा है कि हाई स्पीड रेल विच इज जस्ट शॉर्ट ऑफ बुलेट ट्रेन, 7 न्यू कॉरिडोर होंगे एंड बड़े बड़े शहर भी लिंक कर रहे हैं, वाराणसी वगैरह। द सेकंड इज इंटेंसिव फोकस ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, टियर 2 और टियर 3 सिटीज को रिजुविनेट करने के लिए ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे चीजें एफएम अनाउंस किया है। दीज आर द डोमिनेंट थीम्स। ये रेलवे के लिए जो बजट एलोकेशन है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और अगर बजट एलोकेशन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट होगा। और जो 7 करोड़ की खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको बताऊं, शंकराचार्य जो योगी को सीएम पद से हटाने की बात कर रहे थे, अचानक पीएम बनाने की क्यों बात करने लगे? योगी के लिए शंकराचार्य अब संकल्प ले रहे हैं। शंकराचार्य काशी में है और शंकराचार्य की गो प्रतिष्ठा प्राण यात्रा शुरू हो गई। संकल्प गौ माता का नहीं विकल्प, इसीलिए रक्षा संकल्प पर करेंगे चोट, गौ रक्षा को देकर वोट, माता का नहीं विकल्प, इसीलिए रक्षा संकल्प, माता का नहीं विकल्प, इसीलिए रक्षा संकल्प। दूसरी तरफ आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संत रविदास जी की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। जो शंकराचार्य अब तक सीएम योगी का खुलकर विरोध कर रहे थे, वो अब उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ये काम 40 दिन के भीतर करके दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। जो 2 टास्क उनको हमने दिए हैं, तो स्वाभाविक है कि वो हम लोगों की दृष्टि में मोदी जी जब छोड़ना चाहेंगे तो उसके बाद वही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। शंकराचार्य जिसके खिलाफ धरने पर बैठे थे, अब उन्हीं को अगले नेता के तौर पर देख रहे हैं। जितनी बार कहलवाना चाहें कहलवा लें। अगर ये 2 कार्य उन्होंने कर दिया 40 दिन के भीतर में, तो 11 मार्च को हम लोग उनके लिए कामना करेंगे कि अगले प्रधानमंत्री ये हों। लेकिन शंकराचार्य की शर्त यही है कि योगी 40 दिनों में गोमांस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दें और गाय को राज्य माता भी घोषित करें। अब देखिए शंकराचार्य को अचानक क्या हो गया और क्या शर्त रख रहे हैं वो, तो उन्हें खुद साबित करना वो शंकराचार्य है या नहीं, और योगी आदित्यनाथ को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को फिर चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, अगर योगी खुद को सच्चा हिंदू साबित करना चाहते हैं तो गाय को राज्य माता घोषित करें और गोमांस पर प्रतिबंध लगाएं। हमने इसके लिए योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का समय दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम सब मिलकर योगी आदित्यनाथ का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर इस विषय पर सही समय पर फैसला नहीं लिया जाता तो पूरा संत समाज मिलकर उन्हें निरस्त करने का काम करेगा। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्रयागराज में हमने सबको मौका दिया है कि अगर कोई भूल चूक हुई तो खुद आकर उसे सुधार लें। दूसरी तरफ यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अभिमुक्तेश्वरानंद गौकशी को लेकर झूठ बोल रहे हैं। हम अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानते ही नहीं है। उन्हें पता नहीं कि यूपी में गौमांस पूरी तरह प्रतिबंधित है। वो गौकशों के दबाव में प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।
सुनिए जरा अभी मुक्तेश्वर आनंद और योगी के मंत्री को। हमारा योगी आदित्यनाथ से विरोध नहीं है, हमारा किसी का विरोध नहीं है, किसी का समर्थन नहीं है। हम चाहते हैं कि ये देश सनातन धर्मी हिंदुओं का है, तो हमारा जो भी शासक हो, हमारा जो भी प्रतिनिधि हो, वो सच्चा हिंदू हो। तो बस हम परीक्षा कर रहे हैं अपने नेताओं की कि सच्चा हिंदू कौन, सच्चा नकली हिंदू कौन। मोदी जी चाहेंगे कि अब हमको अपना उत्तराधिकारी लाना है, हमको अब दूसरे काम में लगना है, तो अगला प्रधानमंत्री खोजा जाएगा। अगर ये काम 40 दिन के भीतर करके दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो 2 टास्क उनको हमने दिए हैं, तो स्वाभाविक है कि वो हम लोगों की दृष्टि में मोदी जी जब छोड़ना चाहेंगे तो उसके बाद वही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। किस तरह की सहायता, और अगर वो नहीं कर पाए तो फिर बिल्कुल अस्वीकार हो जाएंगे, यही बात है। अब मुक्तेश्वरानंद जी को सरकार ने शंकराचार्य नहीं माना है और ना ही किसी आधिकारिक मंच से मान्यता दी है। हमारी सरकार का सिद्धांत है विवाद से दूरी, व्यवस्था पर फोकस। हम फिर से स्पष्ट कर दे रहे हैं कि गौकसी पर योगी सरकार की नीति 0 टॉलरेंस की है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि ईरान और अमेरिका में क्या जंग होने वाली है वाकई। तो देखिए जरा हालात क्या है और ईरान में किसने धमाके करवा दिए, ईरान को किसने दहला दिया। एक के बाद एक ईरान में सिलसिलेवार धमाके हुए कुछ इस तरह से। ये AI वीडियो है, यही हालात ईरान में हुए। और देखिए इस तरह के जो धमाके हुए उसके बाद हश्र देखिए, ये इमारतों का हाल हो गया है, पूरी तरह से तबाह हो गई, चारों तरफ मलबा बिखरा है। पूरी बिल्डिंग का हाल देखिए जरा। अब आप अंदाजा लगाइए कितना भीषण धमाका था कि दीवारें टूट गई हैं, पूरी इमारत ध्वस्त और तबाह हो गई। तो सिर्फ ये एक धमाका नहीं है, इस तरह के एक के बाद एक कई धमाके हुए। दूसरा धमाका देखिए, इस धमाके के बाद देखिए जरा कितना गहरा गड्ढा भी हुआ है, पूरी इमारत ढह गई है। अब देखिए एक और धमाका मैं आपको दिखाऊं, तीसरा धमाका। ये धुएं का गुबार उड़ता दिख रहा है और ये आप देख रहे हैं, ये एक के बाद एक, ये कौन करवा रहा है ईरान में धमाके, बड़ा सवाल ये है। और उसके बाद खमनेई आज अपने समर्थकों के बीच थे जहां वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। पहले सड़कों पर हल्ला बोल हुआ, तोड़फोड़, आगजनी और बवाल हुआ, लेकिन अब ईरान में धमाकों पर धमाके होने लगे। खमनेई के मुल्क का कोना कोना ब्लास्ट से थर्रा रहा है। कहीं इमारतें मलबा बन गईं, तो कहीं आसमान धुएं से काला हो गया। एक तरफ ईरान के अंदर धमाकों की गूंज है, तो बाहर से ट्रंप ने ईरान की घेराबंदी कर दी। अमेरिका के युद्धपोत ने ईरान की छाती पर आकर समंदर में डेरा डाल दिया है। आसमान में बम बरसाने वाले विमान गरज रहे हैं। युद्ध की आहट से ईरान ने रूस और चीन के साथ शक्ति प्रदर्शन की तैयारी तेज कर दी है। जल्दी खमनेई, पुतिन और जिनपिंग के योद्धा ट्रंप की सेना के खिलाफ मैदान में उतरने वाले हैं। अब देखिए जरा ईरान में कहां कहां धमाके हो रहे हैं, एक के बाद एक कई शहरों में धमाके हुए। ये ईरान का नक्शा आप देख रहे हैं, तेहरान, परन, कोम, नतांज वहां जहां परमाणु रिएक्टर थे वहां भी धमाका हुआ जहां परमाणु रखे थे। उसके बाद अहवाज, ये बंदर अब्बास और तबरीज, ये वो शहर हैं जहां एक के बाद एक धमाके हुए।
अब हालात ये हैं कि गुस्सा ईरान में बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान को हर घटना के पीछे अमेरिका पर ही शक है। ईरान की संसद में अमेरिका की मौत के भी नारे लग रहे हैं। सांसदों ने सेना की वर्दी में नारे लगाए। अमेरिका, 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 इसराइल, अमेरिका, अमेरिका। अब देखिए जरा क्या हो रहा है ईरान में। ईरान में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। जब बड़ी मुश्किल से सत्ता विरोधी प्रदर्शन कम हुए थे, जैसे ही ईरान की सड़कों से प्रदर्शनकारी गायब होने लगे, वैसे ही ईरान के 7 शहरों में सीरियल ब्लास्ट हो गए। राजधानी तेहरान में धमाके के बाद धुआं उठता दिखाई दिया है। उधर बंदर अब्बास शहर में एक इमारत में विस्फोट हुआ है, जिससे उसकी 2 मंजिलें टूट गईं और कई दुकानें तबाह हो गईं। धमाके के बाद कई शहरों में धुआं और मलबे का ढेर दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाकों में 5 मौतें और 14 लोग घायल हुए। इसके बाद से ही अमेरिका इजराइल पर ईरान भड़का हुआ है, क्योंकि उसे शक है कि अमेरिका इजराइल ने हमले कराए हैं।